हेलो बच्चों, तेजस दीक्षित स्वागत करता हूँ अपने चैनल पर। चैप्टर का नाम है मोशन। ये चैप्टर क्लास 9th का फर्स्ट चैप्टर है फिजिक्स का। इसको हम पढ़ने वाले हैं दो पार्ट में। इसका जो थ्योरी है उसको हम कंप्लीट करेंगे। न्यूमेरिकल्स की वीडियो हम अलग बनाएंगे। इस वीडियो में जो पार्ट हम इंक्लूड कर रहे हैं वो इधर दिए हुए हैं, ठीक है। और इस चैप्टर में और फिज़िक्स के जितने भी चैप्टर आने वाले हैं उन सभी में एलियन ज़रूर मौजूद रहेंगे। यानी कि एलियन को हमने बुलाया है स्पेशली ताकि वो आपको फिज़िक्स के चैप्टर को समझने में हेल्प कर सकें, ठीक। एलियन आए हुए हैं अर्थ पर आपको मोशन सिखाने के लिए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं चैप्टर को। तो सबसे पहले समझना है कि ये जो मोशन है ये क्या होता है, और इसी के साथ साथ हमको समझना है कि रेस्ट क्या होता है। ये दो चीज़ें हमको समझनी है। अब आप कहोगे सर ये तो हमको आता है। रेस्ट का मतलब कोई चीज़ हिल चल ही नहीं रही, कोई मूवमेंट नहीं कर रही। मोशन का मतलब जो चीज़ मूवमेंट कर रही है। बिल्कुल सही बात है। यानी कि अभी तक आपने पढ़ा था मूवमेंट या मूविंग बॉडी सेड टू बी इन मोशन, या मूवमेंट ऑफ अ बॉडी, मूवमेंट ऑफ अ बॉडी इज कॉल्ड मोशन। उसको हम मोशन कहते हैं। और जो बॉडी मूवमेंट नहीं करती उसको हम रेस्ट में कहते हैं, ठीक। तो ये चीज़ जनरली हम जानते हैं। अब हुआ क्या देखो, ये एक सिनेरियो हमने लिया। यहाँ पर है एक पेड़, ये रहा, और एक है ये गाड़ी, ऐसी गाड़ी है। कौन सी गाड़ी है सर ये? सर ये कौन सी गाड़ी है? लोडिंग है, लोडिंग गाड़ी मान लेते हैं ना। अच्छी लग रही है? कमेंट में बताना कैसी लग रही है, कैसी गाड़ी बनाई सर ने। अच्छी बनाई है वैसे गाड़ी तो, ठीक है। अब हुआ क्या कि यहाँ एलियन आए, बाहर प्लेनेट से अर्थ पर आए एलियन। तो एक एलियन तो यहाँ करके खड़ा हो गया, ये रहा वो एलियन, ये यहाँ खड़ा हुआ है। और इस एलियन का एक दोस्त इस गाड़ी में बैठा हुआ है, ठीक है। इस गाड़ी में बैठा हुआ है इसका दोस्त, ये है एलियन, ये यहाँ खड़ा हुआ है। तो जो सारी घटनाओं को देख रहा है उसको हम कहते हैं ऑब्जर्वर। तो इसको क्या कहेंगे? ये है ऑब्जर्वर। जो चीज़ मूवमेंट नहीं कर रही है, जिसके रिस्पेक्ट में आप चीज़ों को देखोगे, जैसे ये पेड़ है, इसको हम कहते हैं रेफरेंस पॉइंट। रेफरेंस पॉइंट या फिर फिक्स्ड पॉइंट, या फिर आप कह सकते हो फ्रेम ऑफ रेफरेंस। फ्रेम ऑफ रेफरेंस। तो ये मूवमेंट नहीं करने वाला भाई, पेड़ थोड़ी चल के जाएगा, उसके पैर थोड़ी निकल आएंगे जो भगने लग जाएगा। ये है कार, और इस कार में बैठा है ये व्यक्ति। अब इस ऑब्जर्वर के पास, यानी कि ये जो एलियन है ना, इसके पास एक स्टॉप वॉच भी है, एक घड़ी भी है, ठीक है। एक घड़ी भी है इसके पास। अब इसने देखा कि जैसे जैसे टाइम बढ़ रहा है, तो यहाँ दो केस हो रहे हैं, ठीक है। पहला केस तो ये था कि स्टॉप वॉच इन्होंने चालू की, टाइम बढ़ना शुरू हो गया, 0 सेकंड हुआ टाइम, 0 से फिर 10 सेकंड हो गया, 10 से फिर 20 सेकंड हुआ, 30 सेकंड हुआ। यानी कि टाइम धीरे धीरे बढ़ता जा रहा है। लेकिन ये कार अभी भी इस पेड़ से इतनी ही दूरी पर है, कोई भी दूरी हो सकती है। कार इस पेड़ से इतनी ही दूरी पर है, इसमें कोई बदलाव नहीं आया। यानी कि इस कार की पोजीशन में टाइम के बढ़ने या घटने से कोई चेंज नहीं आया। तो जब ऐसा होगा कि टाइम बढ़ रहा है लेकिन जो ऑब्जेक्ट है, इस ऑब्जेक्ट की पोजीशन में कोई बदलाव नहीं आया, तो हम कहेंगे कि ऑब्जेक्ट रेस्ट में है, ठीक है। समझ आई बात या नहीं? कोई भी ऑब्जेक्ट जब टाइम बढ़ने के साथ साथ अपनी पोजीशन में चेंज ना लेके आए तो हम कहते हैं रेस्ट में। अब आप कहोगे सर ये बताओ, ये पोजीशन में चेंज कैसे पता करेंगे?
हम कैसे पता करेंगे चेंज इन पोजीशन को? अच्छा सवाल है, कैसे पता करेंगे? बात सही है। तो देखो, अभी इस पेड़ के रेस्पेक्ट में आप देखो कि कार कितनी दूरी पर है। मान लो x दूरी पर है, या अपने हिसाब से आप मान लो 20 मीटर की दूरी पर है। इसकी पोजीशन बदली हुई तब मानी जाएगी जब इस 20 मीटर से ज़्यादा, या तो ये ज़्यादा हो जाए, ज़्यादा का मतलब ये कार पीछे को जाए, या फिर ये कार आगे को जाए। अगर कार आगे जाएगी तो ये घट जाएगा, 10 मीटर हो जाएगा। कार पीछे जाएगी तो ये बढ़ जाएगा। तो जब भी इसकी पोजीशन में बदलाव आएगा तो पेड़ से इसकी जो दूरी है वो बदल जाएगी, और अगर दूरी बदल गई इसका मतलब कि इसकी पोजीशन में बदलाव आया है। ठीक, अभी फिलहाल कोई बदलाव नहीं आ रहा, देयर इज नो चेंज इन द पोजीशन ऑफ अ कार विद रिस्पेक्ट टू टाइम, देन वी कैन से दैट द ऑब्जेक्ट इज इन रेस्ट। तो इसी को आप लिख सकते हो। अब मैं इसको देखो हटा रहा हूँ, आप इसको नोट कर लेना पॉज करके। ठीक, जहाँ जहाँ जो जो चीज़ें नोट करनी, मैं डेफिनेशन लिखने वाला हूँ एक्चुअली, इसलिए मैं इसको हटा रहा हूँ। तो यहाँ हम लिख सकते हैं ए बॉडी इज said to be in rest if it does not change its position with respect to time। टाइम के रेस्पेक्ट में पोजीशन चेंज नहीं हो रही, और ये चेंज इन पोजीशन का पता आप फ्रेम ऑफ रेफरेंस से लगाते हैं, यानी कि फिक्स्ड पॉइंट से लगाते हो। ये ध्यान रखना, आप कोई भी डेफिनेशन देखने को मिल सकती है। देयर इज नो चेंज इन इट्स पोजीशन विद रेस्पेक्ट टू इट्स सराउंडिंग्स, सराउंडिंग के रेस्पेक्ट में, या टू ए फिक्स्ड पॉइंट, किसी फिक्स्ड पॉइंट के रेस्पेक्ट में। ये भी डेफिनेशन आपको मिल सकती है, तो वो भी सही है। आपसे कहेगा कि बॉडी इज सेड टू बी इन रेस्ट इफ इट डज नॉट चेंज इट्स पोजीशन विद रेस्पेक्ट टू ए फिक्स्ड पॉइंट, है ना। यहाँ और करके लिख सकते हो, इसमें लिख दे रहा हूँ, इट डज नॉट चेंज इट्स पोजीशन विद रेस्पेक्ट टू अ फिक्स्ड पॉइंट। ठीक है, तो ये तो पोजीशन हो गई रेस्ट वाली। अब बात करते हैं मोशन वाली। तो ये केस 1 तो हो गया रेस्ट वाला, ये तो हो गया डन। अब बात आती है मोशन की। किसी बॉडी को मोशन में हम कब कहेंगे? तो देखो, अब टाइम पहले 0 सेकंड था तो कार यहाँ थी, टाइम 10 सेकंड हुआ तो देखा कि ये जो कार है ये यहाँ से मूव होके मान लो यहाँ आ गई, यहाँ आ गई, सपोज ये आ गई इधर। आपने देखा कि 20 सेकंड्स हुआ तो ये जो कार है ये यहाँ आ गई, यहाँ पर आ गई ये कार। तो आप देख रहे हो जैसे जैसे टाइम बढ़ रहा है वैसे वैसे इस ऑब्जेक्ट की जो डिस्टेंस है इस फिक्स्ड पॉइंट से वो बदल रही है। पहले 20 मीटर थी, यहाँ मान लो 0 हो गई, यहाँ मान लो फिर और आगे आ गया, है ना, और आगे बढ़ गई इसकी दूरी। तो ये जो दूरी है, पेड़ जो फिक्स्ड पॉइंट है, इसके रिस्पेक्ट में इसकी पोजीशन बदल रही है। तो जब भी किसी ऑब्जेक्ट की पोजीशन में बदलाव आए विद रिस्पेक्ट टू टाइम एज कंपेयर्ड टू ए फिक्स्ड पॉइंट, तब आप कहेंगे कि वो ऑब्जेक्ट मोशन में है। क्या बात समझ आई? इसको ज़रा मैं अब लिख दूँ फटाफट से यहाँ, तो मैं इसका लिख देता हूँ इसकी डेफिनेशन को आपके लिए। डेफिनेशन को मैं अब यहाँ लिखने जा रहा हूँ। देखो क्या डेफिनेशन रही। ए बॉडी इज सेड टू बी, साथ के साथ लिखते जाना, इन मोशन इफ it changes its position with respect to time। ये WRT का मतलब होता है with respect to, ठीक है, time as compared to a fixed point।
किसी फिक्स्ड पॉइंट के साथ कंपैरिजन करने पर यदि उसकी पोजीशन में चेंज आए टाइम को देखते हुए तो हम कहेंगे कि ऑब्जेक्ट मोशन में है। तो यहाँ तक बात समझ आ गई मोशन और रेस्ट की। बताओ मोशन कब होगा? जब कोई एक बॉडी और उस बॉडी की पोजीशन में क्या आएगा? चेंज। कब आएगा? जब टाइम बढ़ेगा तब। और चेंज का पता कैसे लगाएंगे? फिक्स्ड पॉइंट से। इसी को हम कहते हैं रेफरेंस पॉइंट। ठीक, तो ये दो चीज़ें अब तक हमने सीख ली। अब हम चलेंगे क्वांटिटीज़ की तरफ, तो इसको नोट कर लीजिए। अब बात करते हैं क्वांटिटीज़ की। तो देखो ये जो क्वांटिटीज़ हैं इनको दो कैटेगरी में बांटा गया। एक है फिजिकल क्वांटिटीज़, या आप कह सकते हो इनको फंडामेंटल क्वांटिटी, फंडामेंटल। और एक होती है डराइव्ड क्वांटिटीज़, डराइव्ड क्वांटिटीज़। और ये क्या होती हैं इनको देखो। तो फिजिकल क्वांटिटीज़ बिल्कुल बेसिक क्वांटिटीज़ होती हैं, ये किसी से मिलकर नहीं बनी, इनसे मिलकर के और चीज़ें बनेंगी। ठीक, जैसे वैसे तो ये 7 होती हैं, देयर आर 7 फंडामेंटल क्वांटिटीज़ and you will learn about these quantities in class 11th physics, but here I will tell you about 3 quantities that are in your syllabus and they are length, mass and time। वैसे सिलेबस में 7 होते हैं, 11th में पढ़ोगे आप, लेकिन यहाँ आपको 3 पढ़ने हैं, लेंथ, मास और टाइम। लेंथ को हम कैपिटल L से रिप्रेजेंट करते हैं, मास को कैपिटल M से और टाइम को कैपिटल T से। डेराइव्ड क्वांटिटीज़ क्या होती हैं? ये होती हैं जो फंडामेंटल क्वांटिटीज से बनती हैं। दोज क्वांटिटीज दैट आर derived फ्रॉम फंडामेंटल क्वांटिटीज। ठीक, ऐसी क्वांटिटीज जिनको हम फंडामेंटल क्वांटिटीज से डराइव करते हैं। फॉर एग्जांपल फोर्स है, या फॉर एग्जांपल वेलोसिटी ले लो आप, या एक्सेलरेशन ले लो, ये सभी एग्जांपल हैं। अब इनको समझा देते हैं कि सर ये अभी समझ नहीं आया, अभी बताओ दोबारा से, इनके ये बदले नहीं पड़ी बात। देखो जैसे मकान है ना, तो मकान किन किन चीज़ों से मिलके बना है? तो आप कहोगे सर मकान में ईंट लगता है, सीमेंट लगता है, सरिया लगता है, हाँ बहुत सारी चीज़ें लगती हैं। तो ये ईंट हो गया, या सीमेंट हो गया, या सरिया हो गया, तो ये छोटी छोटी चीज़ें हैं, ये किसी से मतलब इन डेप्थ इनके जाने की ज़रूरत नहीं है, ये सेपरेट चीज़ें हैं, बेसिक चीज़ें। और इन सबको मिलाकर जब आप यूज़ करते हो तब बनता है मकान। मकान हो गया डेराइव्ड क्वांटिटी, क्योंकि वो उन फंडामेंटल क्वांटिटीज से मिलकर बनाया गया है। और फंडामेंटल क्वांटिटीज़ क्या हैं? वही बेसिक चीज़ें जिनको उसमें लगाया गया है। ठीक है, तो फंडामेंटल क्वांटिटीज़ या फिजिकल क्वांटिटीज़ की मदद से डेराइव्ड क्वांटिटीज़ को हम लेकर के आते हैं, लेकिन ये किसी से मिलकर नहीं है, ये तो अपने आप में आज़ाद चीज़ें, बेसिक चीज़ें, छोटी चीज़। अब ये क्वांटिटीज़ जो आपने पढ़ी, इसमें एक मज़ेदार चीज़ आपको बताते हैं। देखो क्या है वो मज़ेदार चीज़, वो ये है कि आपने देखा कि फंडामेंटल जो क्वांटिटीज़ थी, फंडामेंटल क्वांटिटीज़ जो थी, ये 3 देखी आपने। एक देखा मास, एक देखा लेंथ या डिस्टेंस कह सकते हो आप, या डिस्प्लेसमेंट कह सकते हो, एक ही बात, या एक देखा आपने टाइम। अब क्या हुआ कि ये जो 3 चीज़ें हैं इनको आप मेजर भी करोगे, नापोगे, यानी कि मेजर करोगे। जैसे मास है, किसी का वज़न है तो उसको नापोगे ना आप, तो केजी में नापते हैं अपने यहाँ, या ग्राम में नापते हैं। लंबाई है तो मीटर, सेंटीमीटर, किलोमीटर में नापते हैं। टाइम है तो सेकंड या मिनट या आवर में नापते हैं। किसको? टाइम को। तो अलग अलग सिस्टम अलग अलग देश फॉलो करने लग गए। कुछ फॉलो करते थे CGS को, कुछ फॉलो करते थे FPS को, MKS भी आया। CGS का मतलब, C का मतलब है ये सेंटी, ये है ग्राम, ये है सेकंड। ठीक है,
FPS ये है फुट, ये है पाउंड, ये है सेकंड। MKS में ये है मीटर, ये है केजी, ये है सेकंड। ठीक, तो अलग अलग देशों में ये अलग अलग पैटर्न अपनाया जाने लगा। इंडिया में तो इसको यूज़ करते थे कि जो लेंथ होगी उसे मीटर में मेजर करेंगे, जो वज़न होगा उसे केजी में मेजर करेंगे, जो टाइम होगा उसको हम सेकंड में मेजर करेंगे। और बाहर जो लेंथ थी उसको फुट में, वज़न था उसको पाउंड में, इसको सेकंड में। अब हुआ ये कि यहाँ से बंदा कौन सा, वही एलियन, ये एलियन भाई साहब पहुँच गए बाहर, फॉरेन देश में पहुँच गए जहाँ FPS सिस्टम चलता था। कुछ टाइम ये इंडिया में भी रहे थे भाई साहब, गए बोले कि हमको तो भाई 1 किलो चीनी मांगता है। इसको जाके बोला 1 किलो चीनी मांगता है। वो बोला क्या 1 किलो चीनी मांगता है, हमको पाउंड में बताओ। अब इनको पाउंड नहीं आता कि पाउंड क्या है, और इनको केजी नहीं आता कि केजी क्या है। अब या तो ये हो कि इनको केजी सिखाया जाए, या ये हो कि इनको पाउंड सिखाया जाए, तो दिक्कत वाली बात हो गई। यानी कि एक देश का व्यक्ति जब दूसरे देश में जाएगा तो उसके लिए ये जो मेजरमेंट सिस्टम है ये पूरा अलग हो जाएगा, उसकी समझ ही नहीं आएगा क्या हो रहा है। तो इसको सॉल्व करने के लिए एक अलग सिस्टम बनाया गया जो पूरे सभी देशों में अप्लाई किया जा सके। इसको हम बोलते हैं सिस्टम ऑफ इंटरनेशनल, यानी किसी को हम शॉर्ट में कहते हैं SI। तो यूनिट हम SI के हिसाब से देखते हैं, यानी कि SI यूनिट हम क्वांटिटीज़ की निकालते हैं। तो क्वांटिटीज़ कौन कौन सी हैं, एक तो है मास। तो मास की जो यूनिट है SI के अकॉर्डिंग वो रखी गई केजी। लेंथ की जो यूनिट है SI के अकॉर्डिंग वो मीटर रखी गई। और टाइम की जो यूनिट है वो सेकंड रखी गई। ठीक है, तो ये SI सिस्टम के हिसाब से फॉलो किया गया। अब आपको जब भी किसी भी क्वांटिटी की यूनिट निकालने के लिए बोला जाएगा तो SI यूनिट ही आपको निकालनी है, और SI यूनिट में आपको देखना है कि मास की यूनिट क्या है, लेंथ की क्या है, टाइम की क्या है, ये वैल्यू आप रखोगे तो जो भी डेराइव्ड क्वांटिटी आपको दिखाई देंगी उनकी यूनिट आप निकाल पाओगे। ठीक, तो ये इतना सारा तामझाम जो समझाया है वो इसीलिए समझाया है ताकि कोई भी क्वांटिटी आपको देखने को मिले आप उसकी यूनिट निकाल सकते हो। जैसे फॉर एग्जांपल मैं एक यूनिट आपको निकाल कर दिखा देता हूँ, आपको आसानी हो जाएगी। मान लो फोर्स दिया है, आपसे कह रहा है कि भाई फोर्स की यूनिट बताओ, तो इसके लिए आपको इसका फॉर्मूला आना चाहिए। फॉर्मूला होता है मास इनटू एक्सेलरेशन। हालांकि आप पढ़ोगे सेकंड चैप्टर में, लेकिन अभी एग्जाम्पल के तौर पर बता रहा हूँ। एक्सेलरेशन जो होता है ये होता है वेलोसिटी अपॉन टाइम। वेलोसिटी भी आप पढ़ोगे, और वेलोसिटी जो होता है ये होता है डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम। इसको आप इसी चैप्टर में पढ़ लोगे और इसी वीडियो में पढ़ लोगे। अब आपको क्या करना है, सिंपली जो ऐसा यूनिट की वैल्यू है, जैसे मास की क्या है केजी, तो यहाँ मास की जगह पर आपने रखा केजी। डिस्प्लेसमेंट की या लेंथ एक ही बात है, डिस्प्लेसमेंट या लेंथ या डिस्टेंस हो तो उसको मीटर में, तो आपने यहाँ लिखा मीटर। टाइम की सेकंड में, तो सेकंड इंटू सेकंड, तो इसकी यूनिट क्या होगी केजी। मीटर मैं एम से शॉर्ट में लिख रहा हूँ, सेकंड का स्क्वायर। तो ये हो गई SI यूनिट ऑफ फोर्स। हालांकि SI यूनिट ऑफ फोर्स को हम न्यूटन से भी रिप्रेजेंट करते हैं, और एक CGS के हिसाब से इसकी यूनिट डायन भी होती है। ठीक है, तो इतनी सारी चीज़ें हमने इसमें और सीख ली। अब चलते हैं आगे की तरफ, जिसमें हम स्केलर क्वांटिटी और वेक्टर क्वांटिटी के बारे में समझेंगे। अब हमको समझना है, देखो क्वांटिटीज़ को डायरेक्शन और मैग्नीट्यूड के बेस पर, यानी कि क्वांटिटीज़ को ऑन द बेसिस ऑफ, ये ध्यान रखना, ऑन द बेसिस ऑफ डायरेक्शन एंड मैग्नीट्यूड, इसके बेसिस पर दो पार्ट में डिवाइड किया गया। एक पार्ट स्केलर क्वांटिटी और एक पार्ट है वेक्टर क्वांटिटी। अब फिर से दो एलियन आ गए, एलियन को बुलाते हैं भाई, एलियन की तो बहुत ज़रूरत है। एक एलियन ये आया, मैं आ गया सर, और एक और एलियन ये रहा,
मैं भी आ गया सर, हम दोनों दोस्त हैं सर, बाहर से आए सर, बताओ क्या कर सकते हैं। पूछ निकल आई एलियन की, तो भाई बताइए सर। एलियन का आपस में डिस्कशन चल रहा था, तो हमने कहा टास्क देंगे आप दोनों को, एक एक टास्क दिया जाएगा कि हाँ सर आप टास्क दे दो, बिल्कुल क्या टास्क देना है बताओ। तो हम इसको, जो एक क्रॉसिंग है, क्रॉसिंग पर एक एलियन को ले आए। ये क्रॉसिंग है, ठीक है। मान लो इधर ईस्ट है, इधर वेस्ट है, इधर नॉर्थ है और इधर साउथ है, ठीक है। ये हो गया। तो हमने इस वाले को टास्क दिया, इससे कहा कि अपने फ्रेंड को बोलो कि वो 5 किलोमीटर चले। ये टास्क है, इसको करना है दूसरे वाले को। ये ए है, ये बी है। तो ये गया, इससे बोला कि भाई एक काम कर, तो इस क्रॉसिंग पर खड़ा होना और 5 किलोमीटर चल जा। तो ये दोस्त पहुंच गया भाई, इसकी बात सुन के यहाँ आ गया ये। अब यहाँ जब आया, टास्क का ध्यान इसको आया, तो उसने सोचा भाई दोस्त ने ये तो कहा था 5 किलोमीटर चलो, लेकिन ये नहीं बताया किधर को जाऊँ। 5 किलोमीटर इधर को जाऊँ या 5 किलोमीटर इधर को जाऊँ या 5 किलोमीटर इधर जाऊँ या 5 किलोमीटर इधर जाऊँ, किधर जाऊँ। बड़ा फंसा दिया लाग रहा, हरियाणवी पे आ गए ये। फ़ोन करके बोला भाई कि हाँ, कि कतई बावड़ा हो रहा है कि क्या हुआ भाई। रह कतई बताया नहीं कि जाना किधर को है, इधर को जाऊँ कित्थे जाऊँ, कित्थे जाऊँ, कित्थे जाऊँ। बोला भाई टास्क तो मड़े यो ही दिया से, यो ही दिया से। भाई कुछ गलती हुई है, पूछा गया भाई कि ये तो काम ही आपने गलत कर दिया। क्या गलती कर दी? डायरेक्शन नहीं बताई आपने कि हम किधर को जाएं। 5 किलोमीटर तो बता दिया आपने कि 5 किलोमीटर चलो, पर किधर, किधर को जाऊं, डायरेक्शन तो बताई ही नहीं। तब बताया गया कि भाई साहब आपको जो टास्क दिया गया वो स्केलर में दिया गया है। तो ये जो स्केलर क्वांटिटी है, इसका क्या मतलब है? स्केलर क्वांटिटी का मतलब होता है ऐसी क्वांटिटी जिसके पास मैग्नीट्यूड हो। सिर्फ मैग्नीट्यूड का मतलब होता है वैल्यू, जैसे 5 किलोमीटर, तो ये मैग्नीट्यूड है। स्केलर क्वांटिटी वो क्वांटिटीज होती हैं जिनके पास सिर्फ मैग्नीट्यूड हो, यानी कि दोज क्वांटिटीज विच हैव ओनली मैग्नीट्यूड आर सेड टू बी स्केलर क्वांटिटीज, ठीक है। पूरी डेफिनेशन चाहो तो लिख सकते हो आप, हैं लिख दूँ? चलो साथ के साथ लिखते चलना, टाइम बचेगा आपका, है ना। दोज क्वांटिटीज दैट हैव ओनली मैग्नीट्यूड, ठीक है। समझ आ गया सर कि इसमें डायरेक्शन नहीं थी, सिर्फ मैग्नीट्यूड की बात हो रही है। अब कहा गया कि चलो एक काम करो, डायरेक्शन पूछ रहा है ये कि हाँ सर डायरेक्शन बता दो, तो इससे कह दो कि ये ईस्ट की तरफ जाए 5 किलोमीटर, टुवर्ड्स ईस्ट, टुवर्ड्स ईस्ट। तो इसने इसको फ़ोन कर दिया, भाई एक काम कर, यहाँ से 5 किलोमीटर ईस्ट की तरफ चला जा। क्या भाई अब ठीक है, अब तूने बता दिया कि मेरा जाना कितने है, 5 किलोमीटर ईस्ट की तरफ जाना है, पता चल गया डायरेक्शन किधर है। तो जब हमारे पास मैग्नीट्यूड हो और डायरेक्शन भी मिल जाए हमको, तो ऐसी क्वांटिटी को कहते हैं वेक्टर क्वांटिटी। तो वेक्टर क्वांटिटीज़ क्या होती हैं? वेक्टर क्वांटिटीज़ क्या होती हैं? तो इसमें आप लिखेंगे दोज क्वांटिटीज़ दैट हैव मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन बोथ, मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन बोथ, उनको हम क्या कहते हैं? वेक्टर क्वांटिटीज़ कहते हैं। स्केलर का एग्जाम्पल आप लिख सकते हो। स्केलर का एग्जाम्पल है जैसे डिस्टेंस है या जैसे वर्क है, ठीक है। वेक्टर का एग्जाम्पल लिख सकते हो जैसे डिस्प्लेसमेंट है, जैसे फोर्स है, एक्सेट्रा, बहुत सारी हैं और बहुत सारी हैं। आप पढ़ते जाओ, जैसे जैसे आगे बढ़ोगे पढ़ते जाओगे। तो यहाँ तक सारा पार्ट हो गया। अब हम आते हैं डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट पर। अब पढ़ने जा रहे हैं डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट।
डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट। फिर से एलियन को बुलाया जाए। एलियन को बुलाया गया, बोला गया भाई तुम्हारे घर कहाँ पर हैं, ज़रा बताओ दोनों। तो बोला कि सर मेरा, जो ए वाला एलियन था वो बोला सर मेरा घर तो यहाँ है। ठीक है भाई, तेरे दोस्त का घर कहाँ पर है? मेरे दोस्त का घर सर यहाँ है। बोला हाँ सर मेरा घर तो यहाँ है। अच्छा जी, कैसे जाते हो अपने दोस्त के घर? सर एक हाईवे पड़ता है ये, और इस हाईवे से हम टर्न हो जाते हैं इधर को, अपने घर पहुंच जाते हैं, दोस्त का जो घर है वहाँ पर। अच्छा, कभी जल्दबाजी में तेरे दोस्त की ज़रूरत पड़ेगी तो? अरे सर एक कच्चा रास्ता भी है, सीधे जाता है इसके घर को जाकर मिलता है ये कच्चा रास्ता भी है सर ऐसा। अच्छा हाँ, ये कच्चा रास्ता हो गया इसके दोस्त के घर के लिए। तो इन दोनों का जो घर है, यहाँ एक पॉइंट बी भी है, ठीक है। अच्छा, तो फिर इसका पॉइंट बदलना पड़ेगा ना। चलो इसको पॉइंट सी कर देता हूँ, इसको पॉइंट बी ही रहने दो। अब ध्यान से देखने वाली बात क्या है कि अगर तरीके से पहुँचना हो तो आप कैसे जाओगे? तरीका मतलब मैनर्ड तरीके से, सही तरीके से। तो आप कहोगे सर हाईवे से जाना चाहिए हमको, हाईवे अच्छा है। मैनर्ड तरीका तो यही कहता है। तो आप ए से सी पर जाओगे, सी से बी पर जाओगे, ए से सी पर जाओगे, सी से बी पर जाओगे, ऐसे ही तो होगा। और दोस्तों वाली स्टाइल में, जान हाजिर उस स्टाइल में, सर जी शॉर्टकट मारते हैं हम तो, हर जगह पर शॉर्टकट मारना हमारा जन्मसिद्ध अधिकार सा है। ए से बी पर पहुंच जाओगे। तो जो एक्चुअल रास्ता है आपके घर के लिए, आपका घर तो यहाँ है, आपका घर यहाँ है। अरे आपका घर कहीं नहीं है भाई, दोस्तों का है, वो भी कौन से एलियन वाले हैं। इस एलियन के दोस्त का घर का रास्ता, एक्चुअल रास्ता जो है वो ये है, ठीक है। तो जो एक्चुअल रास्ता ये फॉलो करेगा उसी को हम कहते हैं डिस्टेंस। तो डिस्टेंस क्या हो गया? इट इज़ द एक्चुअल पाथ ट्रेवल्ड बाई अ बॉडी, ट्रेवल्ड बाई अ बॉडी इज कॉल्ड डिस्टेंस। ये तो डिस्टेंस हो गया। डिस्प्लेसमेंट क्या होता है? दो पॉइंट के बीच की सबसे शॉर्टेस्ट डिस्टेंस जो होगी वही कहलाएगा डिस्प्लेसमेंट, यानी कि शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन द इनिशियल पॉइंट एंड द फाइनल पॉइंट। तो इनिशियल पॉइंट तो ये था, जहाँ से हम स्टार्ट कर रहे हैं वो इनिशियल हो गया, जहाँ पर हम एंड कर रहे हैं वो फाइनल हो गया। तो इन दोनों पॉइंट के बीच का शॉर्टेस्ट पाथ कौन सा है? तो ये ए बी है। तो यही ए बी क्या हो गया? यही हो गया डिस्प्लेसमेंट, इज कॉल्ड डिस्प्लेसमेंट। समझ आ गई यहाँ तक बात? समझ आ गई तो कमेंट में लिख के बताया करो भाई साथ के साथ कि हाँ सर यहाँ तक तो बात क्लियर हो गई हमारी। ठीक है, अब देखो आगे, ये जो डिस्टेंस है ये कैसी क्वांटिटी है? तो डिस्टेंस जो होती है इसमें डायरेक्शन की कोई ज़रूरत नहीं, डायरेक्शन होती ही नहीं है। तो अगर डायरेक्शन नहीं है तो कैसी क्वांटिटी हो गई? तो ये स्केलर क्वांटिटी हो गई। इट इज़ अ स्केलर क्वांटिटी। डिस्प्लेसमेंट कैसी है? तो इसमें डायरेक्शन की ज़रूरत होती है भाई। शॉर्टेस्ट पाथ आप देख रहे हो तो एक डायरेक्शन में ही शॉर्टेस्ट पाथ को ढूंढा जा सकता है ना। तो ये कैसा हो गया? इट इज़ अ वेक्टर क्वांटिटी। ये एक वेक्टर क्वांटिटी हो गया। अब स्केलर क्वांटिटी की खासियत ये होती है कि ये ज़ीरो नहीं होगा, यानी कि अगर आप डिस्टेंस ट्रेवल कर रहे हो तो वो ज़ीरो नहीं होगी, ठीक है। ये ज़ीरो तब है जब आप बिल्कुल मूवमेंट नहीं कर रहे हो। अगर आपने मूवमेंट किया है तो ये ज़ीरो नहीं होगा, फिर तो कुछ ना कुछ वैल्यू आएगी। पहले तो हम देख लेते हैं कि देखो ये नेगेटिव नहीं हो सकती, इट कैन नॉट बी नेगेटिव। और यदि कोई ऑब्जेक्ट ने कुछ डिस्टेंस ट्रेवल किया है तो ये ज़ीरो नहीं होगा कभी भी। किसी भी बॉडी द्वारा यदि डिस्टेंस ट्रेवल किया गया है तो वो ज़ीरो नहीं होगा, ये ध्यान रखना। अच्छा, ये स्केलर क्वांटिटी की खासियत भी है। स्केलर क्वांटिटी भी कभी नेगेटिव नहीं होता, इसीलिए डिस्टेंस भी कभी नेगेटिव नहीं होगा। वेक्टर क्वांटिटी की खासियत होती है कि इट कैन बी
इट कैन बी नेगेटिव और ज़ीरो और पॉजिटिव। ये नेगेटिव भी हो सकता है, ज़ीरो भी हो सकता है, पॉजिटिव भी हो सकता है। ये वेक्टर क्वांटिटी की खासियत है और डिस्प्लेसमेंट की भी खासियत है। तो अगर आपसे स्केलर और वेक्टर में डिफरेंस पूछे तो ये डिफरेंस आप लिख सकते हो। एक और चीज़ आप लिख सकते हो, यदि इनिशियल पॉइंट और फाइनल पॉइंट सेम है तो डिस्प्लेसमेंट की वैल्यू ज़ीरो हो जाएगी। डिस्प्लेसमेंट विल बी ज़ीरो। पहले देख लेते हैं यहाँ तक कवर हो रहा है या नहीं। यहाँ तक तो हो रहा है कवर, ठीक है। इसके बाद नेक्स्ट इज अच्छा, एक और चीज़ देखो ध्यान से, ये जो डिस्टेंस है, डिस्टेंस हमेशा या तो डिस्प्लेसमेंट के बराबर हो सकता है या उससे बड़ा रहेगा, लेकिन उससे छोटा नहीं हो सकता है, ध्यान रखना, डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट। तो इतनी सारी चीज़ें हैं जो हमने डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट के बारे में सीखी हैं। और एक और चीज़ आपको बता दें, वो है इसकी एसआई यूनिट। तो एसआई यूनिट बताओ क्या होगी भाई। डिस्टेंस हो या डिस्प्लेसमेंट हो या लेंथ हो, इसकी एसआई यूनिट क्या होती थी? मीटर। तो इसकी एसआई यूनिट क्या हो गई? मीटर। इतनी सारी चीज़ें आपने इसमें देखी, इनको आप नोट कर लीजिए। अब चलते हैं नेक्स्ट टॉपिक जो कि है स्पीड एंड वेलोसिटी। तो अब है स्पीड एंड वेलोसिटी, ठीक है। स्पीड एंड वेलोसिटी, देखो स्पीड में डिस्टेंस वाला कंसेप्ट रहने वाला है, वेलोसिटी में डिस्प्लेसमेंट का। तो स्पीड क्या होता है? इट इज़ द रेशियो ऑफ डिस्टेंस पर यूनिट टाइम, या डिस्टेंस बाई टाइम कर सकते हो आप। एंड व्हाट इज वेलोसिटी? तो वेलोसिटी होता है डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम। अच्छा, डिस्प्लेसमेंट को हम स्मॉल एस से भी रिप्रेजेंट करते हैं, वेलोसिटी को स्मॉल वी से, स्पीड को हम स्पीड ही लिखते हैं, डिस्टेंस को डी से रिप्रेजेंट कर देते हैं। अभी फ़िलहाल डिस्टेंस की बात हो रही है, टाइम को टी से रिप्रेजेंट कर देते हैं। ये शॉर्ट में लिखने का तरीका हो गया। तो स्पीड क्या है? फॉर्मूला आपके सामने है, डिस्टेंस अपॉन टाइम। और अगर आपसे डेफिनेशन पूछी जाए तो आप कह सकते हैं डिस्टेंस पर यूनिट टाइम, डिस्टेंस पर यूनिट टाइम इज कॉल्ड स्पीड, डिस्प्लेसमेंट पर यूनिट टाइम इज कॉल्ड वेलोसिटी, ठीक है। इनकी यूनिट की अगर बात की जाए, ऐसा यूनिट, डिस्टेंस की यूनिट क्या होती है? मीटर। टाइम की यूनिट क्या होती है? सेकंड। तो मीटर पर सेकंड इसकी यूनिट हो गई, यानी कि ऐसे लिख सकते हो मीटर पर सेकंड, या इसको मैं ऐसे भी लिख सकता हूँ मीटर पर सेकंड, एक ही बात है। इसकी ऐसा यूनिट भी यही रहने वाली है, ऐसा यूनिट क्या? मीटर पर सेकंड। अच्छा, क्वांटिटी का टाइप क्या है? टाइप ऑफ क्वांटिटी बताओ, वेक्टर होगा या स्केलर होगा? तो डिस्टेंस कैसी क्वांटिटी थी? स्केलर। टाइम न्यूट्रल है, तो ये पूरी क्वांटिटी कैसी हो गई? तो ये हो गई स्केलर क्वांटिटी। स्केलर क्वांटिटी। एलियन कहाँ गए सर? आएंगे एलियन, याद आने लगी एलियन की, आ जाएंगे। ये कैसी क्वांटिटी होगी भाई? टाइप ऑफ क्वांटिटी बताओ, टाइप ऑफ क्वांटिटी। तो ये होगा वेक्टर क्वांटिटी, ठीक है। स्केलर क्वांटिटी और ये कैसा हो गया? वेक्टर क्वांटिटी। दो चीज़ें देख ली, बहुत अच्छे। अब क्या देखना है? एक हमको देखना है यहाँ यूनिफॉर्म स्पीड, एक हमको देखना है नॉन यूनिफॉर्म स्पीड, और एक हमको देखना है, इसको पहले आप नोट कर लो, है ना। मैं इसको शिफ्ट कर देता हूँ ऊपर की तरफ ही, क्योंकि यहाँ ये आ नहीं पाएगा। तो इसको मैं हटाने जा रहा हूँ, इसको आप नोट कर लें। अब यहाँ मैं आपको बताने जा रहा हूँ तीन चीज़ें। एक है यूनिफॉर्म स्पीड, या फिर
वेलोसिटी, यूनिफॉर्म वेलोसिटी भी एक ही चीज़ है, यहाँ डेफिनेशन में काम कर जाएगा, थोड़ा सा चेंज आएगा। यहाँ आएगा नॉन यूनिफॉर्म स्पीड या वेलोसिटी। अच्छा, एक आएगा एवरेज स्पीड और एक आएगा एवरेज वेलोसिटी। एवरेज वेलोसिटी, ठीक है। तो ये यूनिफॉर्म स्पीड और वेलोसिटी क्या है? तो देखो, यूनिफॉर्म वर्ड का मतलब समझो पहले तो। यूनिफॉर्म वर्ड का मतलब आपको वो सर हमने थोड़ी देर पहले ये भी देखा था, यूनिफॉर्म मोशन बुक में देखा था सर हमने, ये और बता दो, बताते हैं इसको भी। नॉन यूनिफॉर्म मोशन भी देखा था सर। तो ये सब चीज़ें आपको समझ में आ जाएंगी, जितनी देखो यहाँ तक ये जो चारों चीज़ें आपको लिखी दिख रही हैं, ये चारों आपको समझ में आ जाएंगी। एलियन को बुलाना पड़ेगा अब। भाई आओ एलियन, आ रहे हैं, आ गए। यहाँ लिख देता हूँ मैं इसको, वेलोसिटी वाले को। एलियन को बुलाना पड़ रहा है भाई, तभी समझ पाओगे। एलियन आ गए। अब यहाँ क्या हुआ, यहाँ हम टाइम लिख रहे हैं, ठीक है। जैसे टाइम यहाँ तो 0 है, यहाँ टाइम 2 है, ये टाइम है, ध्यान रखना इधर टाइम, वो भी सेकंड में। ये 4 है, ये 6 है, ये 8 है, ये 10 है, ये मान लो 12 है। ये तो हो गया टाइम। और इधर ऊपर जो लिखा है वो मैं लिख रहा हूँ डिस्टेंस। यहाँ मैं लिख रहा हूँ डिस्टेंस या डिस्प्लेसमेंट। अब मान लो यहाँ है, वो भी किस में, मीटर में। 0 मीटर, ये है 2 मीटर, 4 मीटर, 6 मीटर, 8 मीटर, 10 मीटर और 12 मीटर। अब आप ज़रा ध्यान से देखो, यहाँ टाइम इंटरवल कितना कितने का है। तो देखो, टाइम इंटरवल का गैप अगर आप देखोगे तो ये भी 2 सेकंड है, 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 यानी कि सभी में 2 सेकंड का गैप है। अगर डिस्प्लेसमेंट या डिस्टेंस की बात करूं तो ये भी सभी में 2 मीटर है, यहाँ भी 2 मीटर है, यहाँ भी 2 मीटर है, यहाँ भी 2 मीटर है, सब में 2 मीटर का ही गैप है। तो इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम में अगर इक्वल इंटरवल ऑफ डिस्टेंस या डिस्प्लेसमेंट ट्रेवल हो रहा है तो वहाँ यूनिफॉर्म स्पीड या वेलोसिटी होगी, उसी को हम यूनिफॉर्म मोशन भी कहेंगे। यानी कि ये जो यूनिफॉर्म वर्ड है, यूनिफॉर्म का मतलब ही है इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम, इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम और इन इक्वल, यहाँ पर इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम में इक्वल डिस्टेंस अगर कर दोगे तो ये तो बन जाएगा यूनिफॉर्म स्पीड। अगर यहाँ डिस्प्लेसमेंट कर दोगे तो ये बन जाएगा वेलोसिटी। क्या, इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम में इक्वल डिस्टेंस, इसकी डेफिनेशन आप ऐसे लिखोगे, इफ अ बॉडी कवर्स इक्वल डिस्टेंस एंड इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम देन इट विल बी सेड एज स्पीड। अगर डिस्प्लेसमेंट है तो वेलोसिटी। और अगर यूनिफॉर्म मोशन की ही बात करें तो भी इतनी सी डिस्टेंस वाला पार्ट आपको इसमें लिखना है। क्या लिखना है, इफ अ बॉडी कवर्स इक्वल, बॉडी ट्रेवल्स इक्वल डिस्टेंस इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम। आपको सर यूनिफॉर्म स्पीड और यूनिफॉर्म मोशन की एक जैसी डेफिनेशन है, तो एक जैसी है, एक जैसी डेफिनेशन है दोनों की। नॉन यूनिफॉर्म क्या हो जाएगा सर, तो नॉन यूनिफॉर्म में क्या है कि मान लो 2 सेकंड में यहाँ ये 2 मीटर की बजाय 5 मीटर चल गया और अगले 2 सेकंड में मान लो 1 ही मीटर चला। समझ रहे हो, ध्यान से देखना, मैं इसको यहाँ से हटा रहा हूँ। नॉन यूनिफॉर्म के बारे में बता रहा हूँ। यहाँ 6 है, यहाँ मान लो 12 हो गया, यहाँ 13 हो गया, यहाँ 17 हो गया, यहाँ 19 हो गया। तो आप देख रहे हो कि इनमें गैप कितना है। यहाँ देखो 5 का गैप है, यहाँ 1 का गैप हो गया, यहाँ फिर 6 का गैप हो गया, यहाँ 1 का गैप हो गया, यहाँ फिर 4 का गैप हो गया। तो अब यहाँ क्या हो रहा है, इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम में इक्वल डिस्टेंस ट्रेवल नहीं हो रही। अगर ऐसा नहीं हो रहा तो वर्ड आ जाएगा नॉन यूनिफॉर्म। तो नॉन यूनिफॉर्म स्पीड की डेफिनेशन कैसे लिखोगे, इफ अ बॉडी डज नॉट ट्रेवल इक्वल डिस्टेंस इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम, तो उसको बोलेंगे हम नॉन यूनिफॉर्म स्पीड।
डेफिनेशन कैसे लिखोगे, यहाँ लिखूँ, लिख देता हूँ चलो। आप यहाँ लिखोगे इफ़ अ बॉडी डज नॉट ट्रेवल इक्वल इंटरवल ऑफ, इक्वल डिस्टेंस लिखूँगा ना, इक्वल डिस्टेंस इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम, तो अगर स्पीड की बात है, नॉन यूनिफॉर्म स्पीड की बात है, तो यहाँ डिस्टेंस आएगा। अगर वेलोसिटी की बात हो रही होगी तो यहाँ डिस्प्लेसमेंट लिख देना, बस यही नॉन यूनिफॉर्म मोशन की भी डेफिनेशन है। तो देखो कितनी सारी डेफिनेशन एक बार में होगी। अब बात करते हैं एवरेज स्पीड और एवरेज वेलोसिटी की, ये क्या चीज़ है, तो इसको इधर हटा देते हैं। अब देखो एवरेज स्पीड ये क्या होता है। अब मान लो आपसे कोई कहे कि बताओ भाई जो बस चल रही है, आप छोड़ो, एलियन को बुला लेते हैं ना, आपको ज़रूरत ही नहीं है, एलियन को बुलाओ। और ये आई इसकी साइकिल, ये रहे साइकिल के व्हील, साइकिल, ये रही सीट, साइकिल बन गई साहब, अच्छी है साइकिल, ठीक है। अब मान लो इसको इस बी पॉइंट तक जाना है ए पॉइंट से, तो जब ये ए पॉइंट से बी पॉइंट तक जाएगा तो क्या एक ही स्पीड से चला जाएगा, क्या नहीं जाएगा, कहीं जाम होगा धीरे हो जाएगा, कहीं जाम नहीं होगा वहाँ तेज़ हो जाएगा, स्पीड जो है वो घटती बढ़ती रहेगी। तो होगा क्या, जैसे मान लो कि इसने 10 किलोमीटर की जो दूरी थी ये तय कर ली सपोज़ 20 मिनट में, अगले 10 किलोमीटर जो थे वो इसने सफ़र तय किया मान लो 50 मिनट में, फिर अगले 10 किलोमीटर थे मान लो 15 मिनट में। कहीं जाम था तो देरी हो गई, कहीं जाम नहीं था तेज़ी से चल दिया। तो इसका जो टाइम है और जो डिस्टेंस है ये सेम नहीं रहेंगे, बदलते रहेंगे। ऐसे में स्पीड निकालना थोड़ा कठिन काम है। तो करते क्या है, जितनी डिस्टेंस है सबका टोटल कर लो, जितना टाइम है सबका टोटल कर दो। तो एवरेज स्पीड निकाली जाती है टोटल डिस्टेंस ट्रेवल्ड, टोटल डिस्टेंस ट्रेवल्ड अपॉन टोटल टाइम टेकन, टोटल टाइम टेकन, ठीक है। ऐसे तो निकलती है एवरेज स्पीड। और अगर एवरेज वेलोसिटी की बात की जाए तो ये निकलता है इनिशियल वेलोसिटी प्लस फाइनल वेलोसिटी डिवाइडेड बाई 2। इस तरह से हम निकालते हैं एवरेज। इसमें आप ये याद रखना कि ये जो इनिशियल वेलोसिटी का मतलब होता है कि मान लो साइकिल यहाँ से चलना शुरू हुई ए पॉइंट से, जिस स्पीड से चलना शुरू हो रही है उसको हम कहते हैं इनिशियल वेलोसिटी। इनिशियल वेलोसिटी का मतलब होता है जिस वेलोसिटी से कोई बॉडी स्टार्ट हो रही है उसको हम रिप्रेजेंट करते हैं यू से। इनिशियल वेलोसिटी को यू से रिप्रेजेंट करते हैं, फाइनल को रिप्रेजेंट करते हैं स्मॉल वी से, ये याद रखना, ठीक है। तो अब इसको मैं यहाँ से हटा देता हूँ। इसके बाद दो चीज़ें आपको बताते हैं, एक है स्पीडोमीटर, एक है ओडोमीटर। लिख लो तब तक हेडिंग, स्पीडोमीटर और ओडोमीटर। तो ये जो स्पीडोमीटर होता है ये आपने देखा होगा, चाहे बाइक हो या कार हो उसमें देखा होगा। स्पीडोमीटर का काम क्या होता है, ये आपको स्पीड बताता है, या तो मीटर पर सेकंड में बताता है या किलोमीटर पर आवर में बताता है। हमारे इंडियन सिस्टम में तो किलोमीटर पर आवर चलता है, देखा होगा आपने, जबकि बाहर फॉरेन में मीटर पर सेकंड चलता है। इनका आपको कन्वर्ट करना भी आना चाहिए, किलोमीटर पर आवर को मीटर पर सेकंड में कैसे बदलते हैं ये आपको आना चाहिए, है ना। तो किलोमीटर को मीटर में बदलने के लिए 1000 से मल्टीप्लाई करते हैं, और आवर में बदलने के लिए 60 × 60 कर देते हैं, तो सेकंड में चेंज हो गया। उल्टा करना हो तो रिवर्स हो जाता है भाई, मीटर पर सेकंड को किलोमीटर पर आवर में बदलना हो। वैसे शॉर्ट तरीका आप जानना चाहो तो ऐसे भी देख सकते हो, 0 से 0, 0 से 0 कैंसिल हो गया और ये चला गया 2 नहीं 5 टाइम्स, और ये चला गया 3 टाइम्स, तो ये हो गया 5/18। यानी कि किलोमीटर पर आवर से
ध्यान रखना, किलोमीटर पर आवर से आपको मीटर पर सेकंड में पहुंचना हो तो बस 5/18 से मल्टीप्लाई कर दो, और अगर मीटर पर सेकंड से किलोमीटर पर आवर में जाना हो तो 18/5 से मल्टीप्लाई कर दो, आंसर आ जाएगा। स्पीडोमीटर क्या होता है? किसी एक इंस्टेंट पर आपको व्हीकल की स्पीड बताएगा। इट विल टेल यू इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी या स्पीड कह लो। इंस्टेंटेनियस यानी कि उसी इंस्टेंट की बताएगा। जैसे बाइक अगर चल रही है 60 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से, तो उस इंस्टेंट पर, उस समय पर वो 60 की स्पीड पर है, पूरे सफ़र में नहीं रहेगी। ओडोमीटर होता है, आपने देखा होगा ओडोमीटर, इसका काम होता है डिस्टेंस ट्रेवल्ड दिखाता है, कितना चला। अरे वो नंबर से छपे होते हैं, देखे हैं अपने बाइक में, देखे होंगे कितना डिस्टेंस चला है, उससे पता चल जाता है कि हाँ इतने किलोमीटर हम चल करके आए हैं। दो चीज़ें हुई। अब इसके बाद देखो लास्ट इसमें रह गया है एक्सेलरेशन एंड रिटार्डेशन। तो एक्सेलरेशन और रिटार्डेशन ये क्या चीज़ है, इनको समझ लो। तो एक्सेलरेशन होता है, इसको हम स्मॉल ए से रिप्रेजेंट करते हैं। एक्सेलरेशन होता है रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी, या आप कह सकते हो चेंज इन वेलोसिटी पर यूनिट टाइम। चेंज इन वेलोसिटी का मतलब, चेंज इन वेलोसिटी का मतलब है कि मान लो ये एलियन हमने फिर से बुला लिया यहाँ पर, और ये जो एलियन है अब ये दौड़ लगा रहे हैं भाई साहब, ठीक है, ये दौड़ लगा रहे हैं, कस के भाग रहे हैं। तो पहले ये 0 की स्पीड पे थे, 0 मीटर पर सेकंड की वेलोसिटी थी, और जैसे ही दौड़ना इन्होंने शुरू किया तो मान लो 5 मीटर पर सेकंड की वेलोसिटी इन्होंने गेन कर ली। तो देखो वेलोसिटी में चेंज आ गया, पहले 0 थी, 0 से 5 हो गई। तो जब कोई चीज़ बदलती है तो उसको हम चेंज बोलते हैं। चेंज किस में आया? वेलोसिटी में। तो वेलोसिटी में जो चेंज आया वो भी कितनी देर में, मान लो ये 5 सेकंड में आया था, 5 सेकंड में ये 0 से 5 मीटर पर सेकंड की स्पीड पर पहुंच गए, वेलोसिटी पर पहुंच गए। तो ये जो चेंज आया 0 से 5 पर पहुंच गया, वो भी टाइम के रेस्पेक्ट में, उसको हम कहते हैं एक्सेलरेशन। तो चेंज इन वेलोसिटी कैसे निकालोगे? बाद वाला, यानी कि ये फाइनल वेलोसिटी है v, ये पहले वाला है यानी कि u। v का मतलब फाइनल वेलोसिटी, u का मतलब इनिशियल वेलोसिटी। कैसे निकालते हैं इसको? तो फाइनल वेलोसिटी माइनस इनिशियल वेलोसिटी अपॉन टाइम। तो फाइनल वेलोसिटी कितना है v, इनिशियल वेलोसिटी कितना है u बाई टाइम यानी कि t। ये इसका फॉर्मूला हो गया। शॉर्ट में आप इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, चेंज इन वेलोसिटी या वेलोसिटी अपॉन टाइम लिख लो शॉर्ट में। यूनिट निकालो ज़रा, इसकी ऐसा यूनिट क्या होगी? तो वेलोसिटी की यूनिट तो मीटर पर सेकंड होती है। अरे वेलोसिटी यूनिट तो मीटर पर सेकंड होती है, और नीचे इनटू टाइम हो रहा है, तो टाइम यूनिट कितनी होगी? सेकंड। कितनी होगी यूनिट? मीटर पर सेकंड स्क्वायर। कैसी यूनिट है ये? तो ये एक वेक्टर क्वांटिटी है, ये वेक्टर क्वांटिटी है ये, ठीक है। रिटार्डेशन क्या होता है? तो देखो जब वेलोसिटी यानी कि जिस स्पीड से आप चल रहे हो वो बढ़ती जा रही हो, जैसे 0 हो गई, फिर 5 हो गई, फिर 10 हो गई, फिर 20 हो गई, फिर 30 हो गई, इसको कहते हैं एक्सीलरेशन। और जब कोई भी सामने एक और ऑब्जेक्ट पड़ेगी और आपको अचानक से ब्रेक लगाना पड़े, ब्रेक लगाओगे तो क्या होगा? स्पीड कम होगी कि नहीं होगी? तो जब वेलोसिटी घटने का नंबर लगता है कि 30 मीटर पर सेकंड, फिर 20 मीटर पर सेकंड, फिर 10 मीटर पर सेकंड, ये घटता जा रहा है, तो नेगेटिव एक्सीलरेशन को हम रिटार्डेशन कहते हैं। नेगेटिव वर्ड क्यों यूज़ किया मैंने? देखो मैंने आपको बताया था चेंज जब भी निकालना हो, कितना चेंज आया, तो हम क्या करते हैं? बाद वाले में से, फाइनल में से इनिशियल को घटाते हैं। तो यहाँ बाद वाला कौन है? 20। पहले वाला कौन है? 30। 20 में से 30 को घटाओगे कितना आएगा? -10। तो ये जो माइनस है साइन, ये क्या इंडिकेट कर रहा है? कि ये जो ऑब्जेक्ट है वो अपोजिट डायरेक्शन का सामना कर रहा है अब, यानी कि पहले बढ़ रहा था, अब क्या हो रहा होगा? डिक्रीज हो रहा होगा। यानी कि आप क्या लिखोगे? नेगेटिव एक्सीलरेशन, नेगेटिव एक्सीलरेशन
इज कॉल्ड रिटार्डेशन। तो इसको आप नोट करिए। इसके बाद इसमें एक चीज़ और है, यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन और नॉन यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन। इसके बाद ये वीडियो हो जाएगा एंड। तो अब है यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन क्या होता है और एक है नॉन यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन क्या होता है। तो देखो, यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन का मतलब कि इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम में इक्वल वेलोसिटी रहे, यानी कि चेंज इन जो वेलोसिटी है, डेल्टा कर देता हूँ, डेल्टा का मतलब चेंज, इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम में इक्वल चेंज इन वेलोसिटी रहना चाहिए। और नॉन यूनिफॉर्म में क्या रहेगा, इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम में, इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम में अगर इक्वल चेंज ऑफ वेलोसिटी ना हो तो उसको हम कहते हैं, ये नहीं होगा इसमें, तो इसको हम कहेंगे नॉन यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन। अब आपको क्या एग्जाम्पल, तो देखो एग्जाम्पल देख लो। जैसे मान लो ये एलियन महाराज ही थे, ये चलना स्टार्ट हो गए, तो यहाँ सपोज इनकी वेलोसिटी 0 थी, फिर यहाँ 2 हो गई, यहाँ 4, यहाँ 6, यहाँ 8, यहाँ 10। ये वेलोसिटी है मीटर पर सेकंड में, इसको हटा देता हूँ। और यहाँ टाइम है 0, 2 सेकेंड, 4 सेकेंड, 6 सेकेंड, 8 सेकेंड, 10 सेकेंड। अब आप देख रहे हो यहाँ जो टाइम इंटरवल है ये 2 सेकेंड का है, हर एक में 2 सेकेंड है, हर एक में। और चेंज इन वेलोसिटी की बात अगर आप करो तो यहाँ कितने का चेंज आया, 2 मीटर पर सेकंड का। यहाँ कितने का आया, 2 मीटर पर सेकंड का। चेंज कैसे निकालते हैं, बाद वाले में से पहले वाले को घटाओ, 4 में से 2 को माइनस करो, कितना आया, 2 मीटर पर सेकंड। यहाँ भी कितना आया, 2 मीटर पर सेकंड, यहाँ भी कितना आया, 2 मीटर पर सेकंड। सभी में जो चेंज आ रहा है वेलोसिटी में वो इक्वल आ रहा है। अगर इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम में चेंज इन वेलोसिटी भी इक्वल रहे तो उसको हम कहते हैं यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन। और अगर ऐसा नहीं हो रहा तो उसको हम कहते हैं नॉन यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन। तो ये पार्ट यहाँ तक हो गया है एंड। फर्स्ट पार्ट हमने एंड कर लिया है। अब हम करेंगे सेकंड पार्ट एंड। इसके जो नोट्स हैं आप साथ के साथ बनाते चलें, ठीक है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। कैसा लगा वीडियो कमेंट में मुझे ज़रूर बताएं। मिलते हैं, ठीक है। टेक केयर।